So yeah, get ready to bust one more myth about recession and just try to deep dive what is the meaning of recession. क्योंकि आजकल लाइक इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है और बाहर भी है, बट बाहर वाले लोगों को द रियल फैक्ट अबाउट द रिसेशन. बट इंडिया में तो थोड़ा सा रिसेशन कम है, धंधा ज़्यादा है, लाइक कोर्सेस वगैरह का. समझ रहे हो राइट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो किसी भी चीज़ को लेके राइट रिसेशन हो गया या फिर कोई चीज़ नहीं बन गई या फिर कुछ नया इन्वेंशन हुआ, लाइक इन टेक कम्युनिटी, टेक वर्ल्ड, किसी ने कुछ बना दिया, तो वो इंडिया में जस्ट द थिंग इज़ प्रायोरिटी, नॉट अ प्रायोरिटी, द सेकेंडरी थिंग, द प्रायोरिटी इज़ कोर्सेज. तो उसके आड़ में सबको कोर्सेज बेचना है. सो या विदाउट ए वेस्टिंग टाइम चलो थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और इसको भी क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसेशन. देखो, उससे पहले तुमको दो बातों को मैं बता देता हूँ, वो तुमको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है. इट्स इफ़ यू हैव अ नॉट लाइक क्लियर योर माइंड सेट अबाउट द रिसेशन बिफोर मूविंग ऑन रिसेशन, सो जस्ट फॉरगेट द वीडियो एंड बंद करो और जाओ. एंड पहली बात ये है कि देखो, रिसेशन आज नहीं है, रिसेशन कंपनी में हमेशा रहता है, पर पता हमें अभी चला है. समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल रिसेशन 2008 में भी आया था, 4 में भी आया था, 12 में भी आया था, 16 में भी आया था, अभी भी आया है, पर हमें अभी पता चला है. प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ. देखो, जब कोविड आया तो कोविड के पहले भी जूम, ऑनलाइन क्लासेस, वैक्सीनेशन एंड देन सैनिटाइज़र और देन उसके बाद में क्वारंटाइन, ये सारे वर्ड्स मौजूद थे. ये सारे वर्ड्स, ये सारे टर्मोलॉजी, मेडिकल साइंस की टर्मोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, बट हमें क्यों नहीं पता थी? क्योंकि हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं. एंड देन जब हुआ तब हमें पता चला कि यार अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, क्वारंटाइन नाम का भी वर्ड कुछ होता है, वैक्सीनेशन भी कुछ होती है, ऑनलाइन कुछ भी होता है, लाइक सैनिटाइजेशन भी नाम की कोई चीज़ होती है. तो ये सारी चीज़ें हमें कब पता चली? जब हमारे साथ चीज़ें हुई. सिमिलर काइंड ऑफ वे में रिसेशन भी हमेशा कंपनी के अंदर होता है, खास करके टेक कम्युनिटीज़ के अंदर, टेक कंपनीज़ के अंदर तो जनरली होता है. तो पर हमें क्यों ज़्यादा पता चल रही है? क्योंकि हमें लेट पता चली. और हम इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं? क्योंकि जितने भी ज्ञान पंडित अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, वो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो भाई बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं. और जैसे मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि इन सब चीज़ों को लूप होल में जो फंसता है ना, वो जनरली टियर 3 कैटेगरी के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको कुछ बताने वाला नहीं होता है. भाई जिधर डंडा मार दो वही सही है उनके लिए. डिप्रेस हो जाओ, कोर्सेस वगैरह बाई कर लो, देन पढ़ाई छोड़ दो, अपनी अपनी प्रिपरेशन से मूव ऑन कर जाओ और फिर बोलो कि भाई रिसेशन है, हमारी जॉब नहीं लगेगी. तो ये इंडिया में थोड़ा इसका चलन ज़्यादा है. तो इसी चीज़ को समझेंगे अपन. और एक और बात कि रिसेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट हायरिंग एंड फायरिंग द एम्प्लॉय. ये भाई ये तो बहुत बात की बात है. ये चीज़ तुमको समझाऊंगा ना मैं जब, फिर तुमको इसके बाद में रिसेशन का फंडा ही क्लियर हो जाएगा कि रिसेशन का मतलब होता क्या है. ठीक है. दूसरी बात कि अगर आपको रिसेशन को समझना है ना, तो कुछ टाइम के लिए जस्ट ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ फाउंडर. अपने आप को एम्प्लॉय ना समझ के, स्टूडेंट ना समझ के, हसलर ना समझ के, कुछ टाइम के लिए ये ट्रीट करो कि यू आर अ फाउंडर ऑफ सम एक्स कंपनी. ठीक है. तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे कि रिसेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप किसी एक कंपनी को फाउंडर हो, राइट. यू आर अ फाउंडर ऑफ सम कंपनी एंड यू हैव अ टीम ऑफ 4 मेंबर, राइट. आपके पास में 4 लोगों की एक टीम है एंड आप एक कंपनी के मालिक हो. अब हुआ क्या कि आपने एक क्लाइंट से फंड उठाया, आपने 2-3 इन्वेस्टर को पकड़ा, उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया. ध्यान से सुनना मेरी बात. उन्होंने पैसा आपकी कंपनी में डाला. एक क्लाइंट आपको मिला जिसने एक्स अमाउंट पे आपको एक प्रोडक्ट दिया कि भाई ये एक्स अमाउंट मैं तुझे दे रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल 3 महीने के अंदर या 3 महीने के बाउंड पे 3 महीने बाद मुझे प्रोडक्ट चाहिए. तुमने वो प्रोडक्ट उठा लिया. अब हुआ ऐसा कि आपके कंपनी में 4 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट वो जो प्रोडक्ट क्लाइंट ने हमें दिया है, जो वो टेक स्टैक की डिमांड कर रहा है, वो टेक स्टैक हमारे पास नहीं है. फॉर एग्जांपल उसने बोला कि भाई मेरे को नेक्स्ट जेएस पे प्रोडक्ट बनाना है. अब आपके पास में जितनी भी टीम है वो सारी फुल स्टैक डेवलपमेंट की टीम है, लाइक जिन्होंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रखी है, दैट्स इट. उसको उनसे ज़्यादा नहीं आता है. तो अब आपको ऑब्वियस सी बात है एक रिएक्ट की टीम, एक नेक्स्ट जेएस की टीम हायर करनी पड़ेगी. तो आपने क्या किया कि वो जो एक्स अमाउंट आपको क्लाइंट ने पे किया है, आपने उसको रिड्यूस नहीं, उसको मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ऑन योर प्रॉफिट, ऑन द क्लाइंट सैलरीज एंड द कंपनी फंड. ये 3 तरीके में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया. अब आपने क्या सोचा कि अब मेरे को एक टीम हायर करनी है. तो आपके पास 4 लोग ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड आपने 2 लोगों को हायर किया. ठीक है. आपने 2 लोगों को हायर किया फॉर उस प्रोडक्ट पे काम करने के लिए जो नेक्स्ट जेएस पे
बनाना है जो प्रोडक्ट को, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी, 1 महीना आपने प्रोडक्ट पे काम किया, क्लाइंट भी आपके वर्क से खूब इम्प्रेस था, इन्वेस्टर को भी लाइक इतना कॉन्फिडेंस था कि यार चलो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमें पैसा मिल जाएगा। आप भी बढ़िया कंपनी में ग्रो कर रहे हो, बढ़िया सैटरडे संडे पार्टी कर रहे हो, ठीक है। तो अब अचानक से ऐसा हुआ कि एक कोई नेचुरल पेंडेमिक आ जाती है, कोई एक तरीके की ऐसा कुछ आपके साथ में जनरली हो जाता है जो नेचुरली है। मान लो कोविड आ गया, या फिर लाइक कंपनी के शेयर्स गिर गए, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो क्लाइंट ने आपको एक्स अमाउंट पे एक प्रोडक्ट दिया था बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट का रेट गिर गया, या फिर उस प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू गिर गई, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि कुछ भी प्रॉब्लम, कोविड वगैरह कुछ भी हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो आपके हाथ में नहीं है। मान लो कि धरती ऊपर हो गई, आसमान नीचे हो गया, समझ रहे हो, हम आसमान में चलने लगे, ऐसा कुछ हो गया, इस टाइप का कुछ सिनेरियो जनरेट हो गया, एंड यार नथिंग फकिंग अबाउट द इन योर हैंड, कि कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। तो अब क्या होगा कि क्लाइंट ने आपको बोला कि भाई मैंने जो तुझे पे किया था, जो मेरा हम लोग का जो एग्रीमेंट था, द एग्रीमेंट इज कि क्लाइंट ने जो आपको पैसा दिया वो मार्केट के हिसाब से आपको पे किया था, ठीक है। कि मार्केट में ये वैल्यू, इस ब्रांड वैल्यू की ये वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है, और इस पर हमको प्रोडक्ट बनाना है जिससे कंपनी भी प्रॉफिट में रहे, क्लाइंट भी प्रॉफिट में रहे, और आप भी प्रॉफिट में रहो। इस चीज़ पे आपकी बात हुई थी। अब अचानक से हो गया पैसा ड्रॉप, ठीक है, कम जो प्रोडक्ट का पैसा है वो ड्रॉप हो गया। अब फिर क्या होगा कि क्लाइंट ने आपको क्या बोला कि भाई मैंने तो जो तुझे पैसा दिया था वो मार्केट के हिसाब से दिया था, अब मार्केट हो गया डाउन, तो मैं नुकसान में नहीं जाऊंगा। देन आई रिड्यूस माई मनी, जो मैं तुमको उसने एक्स अमाउंट पे किया था उसको उसने रिड्यूस कर दिया, कुछ नंबर ऑफ अमाउंट से उसने उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। उसने फॉर एग्जांपल मान लो वाई अमाउंट से तुम्हारे एक्स अमाउंट को रिड्यूस कर दिया। अब तुम्हारी फटके चार होगी, क्यों होगी? क्योंकि देखो, तुमने तो क्लाइंट तुमको पैसा दिया था एक्स बेसिस पे, ठीक है। तुमने टीम हायर करी एक्स बेसिस पे, तुम पैसा सैलरी पे कर रहे हो एम्प्लॉय को एक्स बेसिस पे, लेकिन डंडा तुमको कौन कर गया? क्लाइंट। सिर पे तुम्हारे कौन बैठा है? इन्वेस्टर। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टर को कि कंपनी ऊपर गई कि नीचे गई, तुझे मैंने पैसा दिया है, जितने परसेंट पे तेरे को पैसा दिया है, मेरे को उतना पैसा चाहिए। तेरी कंपनी डूबे रहे, ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरे पैसा से मतलब है और मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट से मतलब है, उसको उससे मतलब होता है। तो अब क्या हुआ, अब आपके ऊपर डंडा आया कि भाई अब आप क्या करोगे। तो देखो, अब बात ध्यान से समझना, यहीं से ना आपकी जो मेंटालिटी है ना वो इंप्रूव होगी रिसेशन को लेके। अब हुआ ऐसा कि 4 लोग आपकी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे थे, ठीक है। आपने 2 व्यक्ति को हायर किया जो लाइक नेक्स्ट जेएस डेवलपमेंट पे काम करेंगे, नेक्स्ट के स्टैक पे काम कर रहे हैं। अब आप ऑलरेडी उनको पैसा पे कर रहे हो किस हिसाब से, जो आपने रिड्यूसमेंट जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया था 3 डिफरेंट जॉनरास के अंदर, उसमें से आप एक डिस्ट्रीब्यूशन आप सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉय को। तो अब वो जो वाई कॉस्ट कटिंग हुई है कंपनी ने जो किया है, अब वो तो उसने क्लाइंट ने जो वाई कॉस्ट कटिंग करी है तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर, तो वो तो करके चला गया तुम में डंडा। अब वो वाई जो कॉस्ट कटिंग हुई है वो तुमको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो वो पैसा तुम्हारे जेब से जाएगा, तुम्हारी प्रॉफिट जो कंपनी है वो लॉस में जाएगी। तो अब आप क्या करोगे कि अब यहाँ पे ना कुछ मैनेजमेंट लेवल की चीज़ें होती है, एनालिसिस होता है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी में अब 6 लोग हैं टोटल, 4 ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के डेट में, लाइक वो काम नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। वो ऐसा सीन चल रहा है उनका कि वो अभी बैठे हैं, लाइक इन योर वर्ड्स लाइक वो बेंच पे हैं, उनको कुछ काम नहीं है, आप उनको सैलरी पे कर रहे हो। 2 ही व्यक्ति अभी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और हमें उन्हीं की नीड है, ठीक है। तो देखो, अब डंडा तो तुम्हारे ऊपर आ गया, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुमको वो जो वाई रिड्यूसमेंट हुआ है तुम्हारे क्लाइंट ने किया है अपने प्रोडक्ट के अंदर से, उसको तुमको ओवरकम करने के लिए, उसको से तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए, या फिर जो शेयर्स तुम्हारे कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास हैं या जो तुम्हारा इन्वेस्टर है उनका पैसा देने के लिए, वो वाई को तुमको हटाना पड़ेगा अपनी जो तुम्हारी मनी मैनेजमेंट है ना उसमें से तुमको उस चीज़ को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे? अब यहाँ पे जो कंपनी के पढ़े पढ़े लिखे लोग, जो बहुत पढ़े लिखे लोग, जो ज्ञान पंडित होते हैं ना, जो मैनेजमेंट के ज्ञान पंडित होते हैं, वो बैठते हैं। अब वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इस वाई कॉस्ट कटिंग के लिए हमें किस बंदे को पेलना है। कैसे? देखो,
क्या होता है ना कि किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को आंख बंद करके नहीं निकाला जाता है, उसका पहला पूरा हिस्ट्री स्टेटस को देखते हैं कि क्या वो कंपनी का एम्प्लॉय जो है उसके जाने से हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हमारा प्रोडक्ट रुकेगा तो नहीं, हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में तो नहीं चली जाएगी जो ऑलरेडी लॉस में चल रही है, क्या उस क्लाइंट का वर्क हिस्ट्री कैसा है, उसने काम कितना लाइक क्वालिटी ऑफ वर्क हमको दिया है करके, उसकी डेडिकेशन हार्ड वर्क कितना है, उसने कितना ज़्यादा काम को लेके प्रायोरिटी दी है, वो कितना ऑनेस्ट है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। एंड इसके साथ में एक और चीज़ देखा जाता है कि वो कितना माल अंदर कर रहा है। माल अंदर करने का मतलब लाइक हाउ मच द मनी पे बाय द कंपनी दैट पर्टिकुलर गाय, उसको हम कितना पे कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को देखते हैं कि हमें एक एम्प्लॉय को निकालना है, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होनी चाहिए और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट चल रहा है जिसको हमें 3 महीने के बाद क्लाइंट को डिलीवर करना है, उसके जाने के बाद उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम भी ना आए और वो व्यक्ति को हम ज़्यादा पे भी कर रहे हों। तो वो व्यक्ति को निकालने से क्या होता है कि थोड़ी-सी आपकी जो कॉस्ट कटिंग हुई है आपके प्रोडक्ट में, आप जो क्लाइंट ने करी है आपके ऊपर, वो थोड़ा रिकवर होता है एंड देन यू आर नॉट गोइंग इन द प्रॉफिट, बट आप बैलेंस हो जाते हो। ना प्रॉफिट में हो, ना लॉस में हो उस पर्टिकुलर स्टेज पे, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है? इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जो ज्ञान पंडित नहीं बताते हैं, जो मैं तुमको बता रहा हूँ, कभी भी आपने बहुत कम मार्जिन लेवल पे ऐसा सुना होगा कि किसी कंपनी ने अपने चपरासी को निकाल दिया, किसी कंपनी ने चाय पिलाने वाले दादा दादी को निकाल दिया, या फिर गार्ड को निकाल दिया, या फिर केयर टेकर जो ऑफिस वगैरह में टेबल साफ़ करते हैं उनको निकाल दिया। इनको नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते पता है? क्योंकि इनका जो सैलरी है ना वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा अमाउंट होता है तुम्हारे एज़ कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर, या फिर तुम्हारे जो रिड्यूसिंग कॉस्ट कटिंग है, तुम्हारा लो प्रॉफिट, इसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तुमने 2 गार्ड को अपनी कंपनी से निकाल दिया ना, बहुत से बहुत उनकी तनख्वाह 20,000 रुपये होगी। 40,000 रुपये से ना तुम प्रॉफिट में जाओगे, ना तुम लॉस में जाओगे, ना तुम इन्वेस्टर को दे पाओगे, ना तुम अपने लॉस को रिकवर कर पाओगे। कुछ नहीं होता है। इसीलिए तो जो मैनेजमेंट टीम है ना, वो किस पे नज़र डालती है? जिनकी सैलरी ज़्यादा है। और उसके साथ में ये भी देखा जाता है कि उसके निकालने से फ़ायदे और नुकसान क्या-क्या हैं। उस बेसिस पे ये डिसीज़न लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को पेल दो, यानी कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को निकाल दो। तो इसीलिए बोला जाता है कि कंपनी के प्रति ज़्यादा ईमानदार मत रहो। डज़न्ट मैटर, इस बात से घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने हाईली स्किल्ड हो, तुमने कितने ज़्यादा अच्छे से कंपनी के लिए काम किया है, तुम कितना ईमानदार हो। जब बात कंपनी पे आती है ना, तो उसको पेल दिया जाता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने ईमानदार हो। अब मेरे को ये सब बातें कैसे पता है? क्योंकि मैं शुरू से ही ना लाइक इसी माहौल में रहा हूँ। लाइक जो जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पर जनरली मैं खुद अभी एक कंपनी के अंदर रह रहा हूँ जहाँ मेरे फादर काम करते हैं, तो मैं कॉलोनी में रहता हूँ। तो मैं शुरू से ही लाइक मेरा जो अभी पिछले 4-5 सालों से जो मेरा आसपास का इकोसिस्टम है ना, वो कंपनी वाला है, बिज़नेस वाला है, कि आसपास वाले लोग सब बिज़नेस कर रहे हैं, कंपनी वाले अच्छे लोग हैं जिनको अच्छा नॉलेज है। तो मैं उनके साथ थोड़ा उठता बैठता हूँ ना, तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ, पूछता हूँ। वो भले टेक के नहीं हैं, नॉन टेक के हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड की कंपनीज़ में काम करते हैं, बट द बिज़नेस स्ट्रैटेजी, बिज़नेस टर्मिनोलॉजी विल बी सेम ऑन एवरी कंपनी, डज़न्ट मैटर लाइक द टेक और नॉन टेक, राइट? तो इसलिए मैं तुमको बता पा रहा हूँ। तो जो ये रिसेशन वाला फंडा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे स्किल्स पे मैटर नहीं करता भाई, ये बात तुम निकाल देना। ये तो इंडिया में ऐसा धंधा चल रहा है कि कोई भी चीज़ आ रही है, उस पे वीडियो बनाओ और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अपना कोर्स प्रमोट कर दो। तो बंदे को हमने पहले क्या किया? डिप्रेस किया, फिर उसको हमने कोर्स का मोटिवेशन देके हमने कोर्स बेच दिया। इंडिया में कोर्सेस नहीं बेचते, इंडिया में ड्रीम्स बिकती है। जो टियर 3 के बंदे हैं, उनकी ड्रीम बेची जाती है, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं तुमको हमेशा पेलता हूँ कि तुम लोग जब तक नहीं सुधरोगे, तब तक तुम्हारी मेंटालिटी लूप में फंसी रहेगी और तुम लोग ऐसा ही काम करोगे। तो देखो, मैं फिर भटक गया थोड़ा सा, अभी बैक टू द टॉपिक। तो मैं बात कर रहा था कि तुमको देखो, अब तुमने क्या किया कि तुमने इस तरीके से मैनेजमेंट टीम बैठाई और तुमने ये एनालिसिस किया कि यार किस व्यक्ति को निकालने से जिससे हमारा नुकसान भी ना हो और फ़ायदा भी ना हो, बट वी जस्ट रिकवर दैट पर्टिकुलर रिड्यूसिंग अमाउंट जो हमारे को क्लाइंट ने रिड्यूस किया है, जिससे हम प्रॉफिट में भी ना जाएं, लॉस में भी नहीं ना जाएं। क्योंकि कंपनी में कुछ भी होगा ना, तो शेयर होल्डर्स जितने भी हैं तुम्हारे, जितने शेयर खरीद रखे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको तो पैसा चाहिए। एंड जिससे तुमने इन्वेस्टर से पैसा उठाया, वो तुम में डंडा कर देगा, क्योंकि इन्वेस्टर को इस बात से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया। इन्वेस्टमेंट से पहले एक MOU साइन होता है। MOU फुल फॉर्म में भूल गया, देख लेना। वो साइन जब करते हो ना, तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी कंपनी डूबे, बचे, तैर जाए, हवा मुड़ जाए, हमें फ़र्क नहीं, हमें पैसा चाहिए। एक लिमिटेड टाइम पे, इतने साल के बॉन्ड पे तुमको पैसा मिलता है, उस बॉन्ड पे तुम्हें पैसा देना होता है।
और तुम्हें उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 10 करोड़ बनाओ, 10 अरब बिलियन मिलियन डॉलर, उनको उनके पैसे से मतलब है, बस ये उनकी सिंपल स्ट्रैटेजी होती है। तो तुमको ओवरकम करने के लिए जो तुम्हारा जो कॉस्ट कटिंग हुई है, जो तुम्हारी कंपनी लॉस में जा रही थी, उसको प्रॉफिट ना ले जाके बैलेंस में लाने के लिए आपको कॉस्ट कटिंग टर्मोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। और इस कॉस्ट कटिंग टर्मोलॉजी के अंदर हर चीज़ आती है, आपका स्टेटस, आपका बैकग्राउंड, आपका बैकअप, आपकी हिस्ट्री वर्किंग, आपकी वर्क क्वालिटी, आपकी सैलरी, आपकी मतलब ओवरऑल जितने आपने उस कंपनी में काम किया है ना, उस पूरी साल के एनालिसिस पे डिपेंड होता है कि आपको निकालना है कि रखना है। इतनी बात समझ में आई? ये होता है रिसेशन का मतलब। और हायरिंग फायरिंग का जो प्रोसेस है ना, वो बाद में आता है कि अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया, मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया, और इसमें एचआर का या फिर मैनेजर का कोई रोल नहीं है। ये तो बहुत छोटे प्लेयर होते हैं, ये ऊपर की टीमों का काम होता है, जो मैनेजमेंट टीम है, जो डायरेक्टरी है, जो सीटीओज है, जो सीएमओज हैं, जो आपकी लाइक मैनेजमेंट डायरेक्टरी है, जो आपके फाइनेंस डायरेक्टरी है, जो आपके फाइनेंस मैनेजमेंट की लीड है, वो ये सब काम करते हैं। और उसके बाद एक नोटिस भेज दिया जाता है आपकी टीम को कि भैया इसको पेल दो, तो अब तुमको पेल देते हैं अगले दिन, ठीक है। फिर तुम मुंह बना के चले जाते हो इमोशनल होके कि मैंने इतना काम किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। बट दिस इज़ द बिजनेस ब्रो, दिस इज़ द बिजनेस। बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता है, उनको प्रॉफिट से मतलब है। एटलीस्ट प्रॉफिट ना है तो लॉस में भी नहीं जानी चाहिए, उनका ये फंडा होता है। घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या काम किया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बात हो गई रिसेशन की। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुमको, जो है हायरिंग वाली चीज़। फायरिंग वाली मैंने तुमको बता दी, अब हायरिंग वाली चीज़ बताता हूँ। अब मान लो कि तुम्हें कंपनी के, तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हुई है, ठीक है। कंपनी ने तुम्हारे जो क्लाइंट है उसने बोला भाई कि मैं वाई से तुम्हारा अमाउंट रिड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में उसकी अभी सेल्फ एवोल्यूशन उतनी नहीं है जो हमें चाहिए, जो इवेल्युएशन हमको चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और उसने कॉस्ट कटिंग कर दी, आपने टीम ऑलरेडी हायर कर रखी थी एक्स लेवल पे, अब उसने को एक्स माइनस वाई पे कर दिया, यानी आपकी कंपनी चली गई लाइक नुकसान में, आपको जेब से पैसा देना पड़ रहा है। तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए आपने टीम बैठाई, कॉस्ट कटिंग की, आपने सारा एनालिसिस किया, और आपने 1-2 व्यक्ति को पेल दिया, जिससे आपकी कंपनी प्रॉफिट में ना जाके उस अगेन सेम पोजीशन पे आ गई जिस पोजीशन पे वो एक्स के टाइम थी। पर अभी एक्स माइनस वाई होने की वजह से आपकी जो कंपनी लॉस में जा रही थी, जिस पे तो आपने जब ये कॉस्ट कटिंग किया, कॉस्ट रिड्यूसमेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, उसके बाद में अब आपकी कंपनी अगेन उस एक्स वाले फेस पे आ गई है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ठीक है, आपने ये पैसे वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी जैसे तैसे करके, एम्प्लॉय की आपने बद्दुआ ले ली, एंड देन उसके बाद में आप वापस से उस सेम पेस पे आ गए। अब हुआ क्या, अगले दिन से फिर काम फ्लो में चलने लगा, ठीक है। उसने कंपनी ने बोला, क्लाइंट ने एक्स माइनस वाई की रिड्यूसमेंट करी, आपने अपने हिसाब से सेटलमेंट किया, एंड देन स्टार्ट अगेन गो विद द वर्क, आपने काम शुरू कर दिया। अब हुआ ऐसा कि आपने फॉर एग्जांपल 2 एम्प्लॉय निकाल दिए, आपके पास टोटल 6 एम्प्लॉय थे, आपने 2 एम्प्लॉय निकाल दिए, 4 एम्प्लॉय के साथ आपने काम प्रोडक्ट पे करना शुरू किया। 2 महीना बीत चुका है, एंड 1 महीने के अंदर आपको क्लाइंट को प्रोडक्ट डिलीवर करना है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या इस पोजीशन पे आके मुझे आप खुद बताओ कि आपके पास एक रिज्यूमे आता है, और उस रिज्यूमे में लिखा है कि आई एम द बेस्ट कोडर इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट डेवलपर इन द वर्ल्ड, मतलब उसमें ऐसा लिखा है कि आई एम अ गॉड ऑफ टेक। आपको उसमें ऐसा लिख दिया कि मैं भगवान हूँ हर टेक स्टैक का, मुझे हायर कर लो। तो क्या आप इस सिनेरियो बेस्ड या फिर इस कंडीशन पे हो कि आप एक एम्प्लॉय, एक भगवान को हायर कर सको? नहीं ना। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी कॉस्ट रिड्यूसमेंट करी है, आपने 2 एम्प्लॉयज़ को निकाला है, आप बड़ी मुश्किल से गाड़ी को पेस पे लेके आए हो, काम चल रहा है, 1 महीने के अंदर आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, वहाँ पे आप हायरिंग नहीं कर सकते। बात करते हैं फ्रेशर्स की। फ्रेशर्स का एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिज्यूमे आता है, आजकल चल रहा है ना, ये क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एंड लर्निंग इन पब्लिक, ये वाला एक प्रोजेक्ट रिज्यूमे आता है। अब अगर आप फ्रेशर को हायर करते हो तो वहाँ पे आपको सबसे बड़ी जो चीज़ आती है दैट इज़ ट्रेनिंग। आपको उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पैसा तो गया तेल लेने, छोड़ो सैलरी गई तेल लेने, हमें उसकी बात नहीं करें। आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग। इफ़ यू आर हायरिंग सम पीपल एंड दैट आर कंप्लीटली फ्रेशर, दैट नो हाउ द टेक स्टैक गोइंग इन द रियल वर्ल्ड, सो यू वांट सम गिवर ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, तो 6 महीने लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है 1 महीने में, आपकी पूरी टीम लगी है उस प्रोडक्ट पे, तो उसको ट्रेनिंग कौन देगा? आपके अब्बा। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप यहाँ पे फ्रेशर को हायर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, फंड नहीं है, और नया प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट ऑन गोइंग है, और ऑन गोइंग प्रोडक्ट में हम फ्रेशर को नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास पैसा है।
पहली बात। दूसरी बात कि आपके पास एक रिज्यूमे आया जो मान लो 5 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट का है, ठीक है, उसने अप्लाई किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, पर वो काम तो कर लेगा, नो डाउट, उसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में लगा दो, लेकिन वो पैसा लेगा तुमसे पेल के। मान लो अगर उसने कोई कंपनी एक्स पे छोड़ी है तो एक्स प्लस वाई या फिर एक्स स्क्वायर तो तुमसे लेगा ही लेगा, वो डबल का वो इंक्रीमेंट तुमसे लेगा, 100% की हाइक लेगा ही लेगा, उसका डिमांड यही होगा क्योंकि उसने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया है भाई। अभी तुम्हारी औकात कितनी है? तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि तुम कंपनी को प्रॉफिट में ले जाओ। तुम अभी बड़ी मुश्किल से तुमने 2 लोगों को पेला है तो तुम कंपनी को एक मार्जिन लेवल पे लेके आए हो, एक बैलेंस पे लेके आए हो, तो तुम उस व्यक्ति को हायर ही नहीं कर सकते। क्योंकि इस केस में क्या सिनारियो है कि सिनारियो ये है कि इसके पास नॉलेज सब है, इसको ट्रेनिंग नहीं देना है और 1 महीने में प्रोडक्ट बना भी देगा, लेकिन इसको सैलरी ज़्यादा देनी है और वो मैं दे नहीं सकता क्योंकि कॉस्ट कटिंग हुई पड़ी है, कंपनी के ऊपर डंडा गिरा हुआ है इन्वेस्टर्स का एंड क्लाइंट का, तो हम नहीं कर सकते। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के केसेस में क्या होता है कि पैसा मेजर रोल होता है कि वो हायर ही नहीं कर सकते इतने ज़्यादा पे, और कम में तुम हायर होगे नहीं, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, ये हो गई तुम्हारी दूसरी केस। फर्स्ट वाले केस में क्या होता है, फ्रेशर के केस में वो तुमको इसलिए हायर नहीं करते हैं, ऐसे सिनारियो पे, ऐसे अगर कंपनी में केसेस जनरेट होते हैं तो यहाँ पर फ्रेशर को क्यों नहीं हायर करते हैं? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि तुम्हें ट्रेनिंग दे सके और ऑनगोइंग प्रोडक्ट में डाल सके। और दूसरा, एक्सपीरियंस को क्यों नहीं हायर करते हैं? क्योंकि काम तो वो कर लेगा लेकिन उतना पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कहीं पर एक्स अमाउंट पर छोड़ा है तो एक्स स्क्वायर की तो डिमांड करेगा ना, और हम उसको दे नहीं सकते। इसी के वजह से आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होना तो छोड़ दो, कोई देखता भी नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर किसी कंपनी में कॉस्ट कटिंग हुई है, किसी टीम में कॉस्ट कटिंग हुई है और उस टीम में तुम रिज्यूमे डाल रहे हो, टू बी ऑनेस्ट कोई भी एचआर उसको देखता तक नहीं है, दे जस्ट डायरेक्ट रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि उसको देख के भी कोई मतलब नहीं है, वो देख के भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको पता है देखने का क्या ही मतलब है जब उसको हायर ही नहीं करना है। और हमें लगता है कि हम रिजेक्ट हो गए, हमारी स्किल्स नहीं है, रिसेशन जा रहा है, ब्ला ब्ला, कोर्स ले लो, फलानम ढिमकम, भैया ने ऐसा बता दिया, दीदी ने वैसा ये तो होता ही नहीं है, ये तो बात की कहानी है। तो इंडियन स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई गई है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। एक्चुअल में रिसेशन का मतलब क्या होता है, जो मैंने तुमको अभी बताया, ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कंपनी को कब हायर करना है, कंपनी को कब फायर करना है। कंपनी के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, हर क्वार्टर 3 महीने का होता है और हर क्वार्टर पे ना कंपनी के प्रॉफिट्स, लॉस, शेयर्स, उसके शेयर होल्डर्स, उसके इन्वेस्टर्स, उनके क्लाइंट्स, सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है कि यार कंपनी ने कितना ग्रो किया, कितना ग्रो करना था, एक्सपेक्टेड क्या था, क्या हुआ, क्या कंपनी लॉस में है, क्या प्रॉफिट में है, क्या किसी क्लाइंट की वजह से कंपनी लॉस में गई है या किसी क्लाइंट के वजह से कंपनी प्रॉफिट में गई है। तो तुमने देखा होगा कि कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिलता है, घंटा कुछ नहीं होता है, यही एनालिसिस होता है कि किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत कर दी और उसके वजह से कोई प्रोडक्ट में ज़्यादा फ़ायदा मिल गया, ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल गया, तो वो उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। बट मैनेजमेंट लेवल पे यही होता है कि हर कंपनी अपनी 3-3 महीने के क्वार्टर पे एनालिसिस करती है कि हम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं, और उस एनालिसिस पे रिसेशन का फॉर्म जनरेट होता है, रिसेशन की लाइक बोल रहा हूँ, रिसेशन का लूप जनरेट होता है, और वो लूप स्टार्ट होता है एनालिसिस से और ख़त्म होता है फायरिंग पे। और जब तक, अब बात आती है, ये तो पूरी कहानी मैंने तुमको बता दी, तो भैया ये ठीक कब होगा? ये कभी ठीक नहीं होता है। रिसेशन का लूप कंपनी में चलता ही रहता है। अगर तुमने अभी तक एज अ फाउंडर वाली माइंडसेट रखी है ना, तो तुमको चीज़ें समझ में आ रही होगी। रिसेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता है, रिसेशन चलता रहता है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, ये हमेशा प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब देखो, सेम कंपनी, सेम सिनारियो अगेन लेता हूँ, तुम 4 लोगों के साथ काम कर रहे थे, 2 लोगों को तुमने निकाल दिया एंड तुमने प्रोडक्ट बना के डिलीवर कर दिया, क्लाइंट तुमसे बहुत इंप्रेस हुआ एंड उसके बाद में तुमको उस क्लाइंट ने सेम एक और प्रोडक्ट असाइन किया विद द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब तक मार्केट ठीक हो चुका है, अब वहाँ पर आपके पास पैसा डबल है, आपके पास में प्रॉफिट अच्छा है। अब यहाँ पे आप टीम हायर कर सकते हो, नए लोगों को ला सकते हो, नए लोगों को काम पे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने आपको पैसा और टाइम दोनों दिया है। तो इस वक्त आप फ्रेशर को हायर करके उनको ट्रेन कर सकते हो, सिखा सकते हो, कम पैसे में उनसे काम करवा सकते हो। यहाँ पर हायरिंग स्टार्ट हो सकती है।
क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है। तो किसी भी कंपनी का जो रिसेशन वाला फंडा है ये कभी भी नहीं जाता है। बस बात इतनी है कि कभी रिसेशन बहुत मार्जिन लेवल पे होता है जिससे हमें पता नहीं चलता है, और कभी रिसेशन हमें लाइक एकदम ओवरफ्लो हो जाता है जिसके वजह से वो हमें दिखने लगता है कि अरे वो भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। इसमें में भी आपकी टेक स्टैक की, आपकी स्किल्स की प्रॉब्लम भी इंक्लूड होती है कि कोई व्यक्ति को फ्री में पैसा दे रहे हैं, काम नहीं कर रहा तो उसको निकाल दो। बिल्कुल ऐसा होता है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, लेकिन मेजर टाइम में मेजर ऑफ द केसेस में यही होता है कि रिसेशन में हायरिंग फायरिंग इट्स नॉट बी ओनली डिपेंड फॉर द स्किल्स, इट्स नॉट बी डिपेंड्स ऑन ओनली एक्सपीरियंस, इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन लाइक स्टॉक्स मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों पर भी ये चीज़ें डिपेंड। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है, और मेन जो चीज़ है हायरिंग और फायरिंग या रिसेशन का कॉन्सेप्ट, वो पूरा डिपेंड होता है आपके कॉस्ट कटिंग पे। कॉस्ट कटिंग की जो लूपिंग होती है, जो साइकिल, जो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी से बताने की कोशिश किया है ना, बस यही होता है रिसेशन का मतलब। अब ये बड़े पैरामीटर्स पे होता है, बड़ी बड़ी टीमें होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, लेकिन कहानी यही होती है। मे बी डेफिनेशन बदल जाएगी, मे बी टर्मोलॉजी बदल जाएगी, बट फंडा यही होगा। निकालने से पहले पूरा प्रोडक्ट का एनालिसिस होता है कि किसको निकालने से कितना फ़ायदा, कितना नुकसान। छोटे लोगों का भी टारगेट नहीं करते हैं, बड़े प्लेयर्स को टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके निकालने से कंपनी के शेयर्स के अंदर या फिर कंपनीज़ के जो ड्रॉप्स हुए हैं, कंपनी की जो उसमें जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, वो मे बी ना प्रॉफिट में जाके बैलेंस में आ जाए। समझे बात को? किसी कंपनी में ऑब्वियस सी बात है, दो लोग हैं, एक की सैलरी 10,000 है, एक की सैलरी 10 करोड़ है, आपका फोकस 10 करोड़ वाले पे होगा। क्यों? क्योंकि वो उतना पैसा ले रहा है जिससे आपकी कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट में ना जाके एक बैलेंस में आ सकती है। 10,000 वाले को निकालोगे तो 1% का रोल प्ले नहीं कर रहा है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो वाली बात रहती है। तो ये सारी कहानी है रिसेशन की, हायरिंग की, फायरिंग की। अगर देखो आप इंटरव्यू से रिजेक्ट हो रहे हो, ठीक है, आपको स्किल्स, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे नहीं बन रहा है, तो यहाँ आपको अपस्किलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने आप पे स्किल्स पे काम करना है। लेकिन इंटरव्यू आप दे रहे हो, सारे सवाल आपसे बन रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने कुछ भी गलत नहीं बताया है, यहाँ आपकी स्किल्स की गलती नहीं है, यहाँ कंपनी की गलती है। कंपनी को हायर ही नहीं करना है। और एक और मैं बात बताऊँ, जो कंपनी रिजेक्ट करती है ना आपको, और जो आपको मेल में कुछ रीज़न नहीं आता है कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया, कहानी यही रहती है जो मैंने तुमको बताई है। पर वो बस इतनी सी बात है कि ये सारी कंपनी पे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, ये सारी कंपनी की बहुत ही ज़्यादा लाइक सीक्रेट्स पेपर ऑफ प्रोसीजर होता है, तो वो आपको बता नहीं सकते, पर कहानी यही होती है, इसलिए आपको निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्किल्स नहीं आ रही है, या फिर आप किस जॉनरा में आ रहे हो, आपको स्किल्स नहीं आ रही तो अपने आप को अपस्किल करो, और आ रही है तो लोगों की बात सुन के कोर्सेस में ना फंसो, लूप में ना फंसो, अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, अपने आप पे अपस्किल करते रहो। मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं रिसेशन कब जाएगा? कभी नहीं जाएगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी तुम रिसेशन कर रहे हो ना, तो तुम साले फर्जी आदमी हो, तुम्हारे बस की नहीं है। तुम कोर्सेज खरीदो, मम्मी पापा के पैसे बर्बाद करो, डीमोटिवेट हो, खुद भी हो, उनको भी करो, और एट दी एंड ले जाना, और तुम भी कुछ खोल लेना, पानी पूरी वाला, बीटेक वाला, कुछ इस टाइप का खोल लेना, क्योंकि तुम्हारे से यही हो पाएगा। क्योंकि मैं बिलो द बेल्ट जाके चीज़ों को बताई है। अगर इसके बाद भी रिसेशन वाला फंडा तुम्हारे माइंड में है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तुम पूछते रहो लोगों से, भैया रिसेशन कब जाएगा, दीदी रिसेशन कब जाएगी, एंड भैया दीदी या फिर और जो लोग हैं XYZ, वो रिसेशन के आड़ में तुमको कोर्स बेचते रहेंगे, तुमको पेलते रहेंगे, और तुम अपनी हार्ड मनी लगाते रहो और डिप्रेस होते रहो, होगा कुछ नहीं। अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ दिस वीडियो बता देता हूँ, रिसेशन कभी भी नहीं जाता है, हर कंपनी में रहता है। बस बात इतनी सी है, कभी रिसेशन बहुत ही मार्जिन लेवल पे होता है तो हमें पता नहीं चलता है, कभी बहुत ही अप टू द बॉन्ड होता है जो हमें पता चल जाता है, हम पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम रिसेशन करने लगते हैं। यही कहानी होती है। रिसेशन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आप अपने आप को अपस्किल करते रहो। सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंडिया में हमें अप स्किल से ज़्यादा लोगों ने कोर्सेज़ पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। हर व्यक्ति कोर्स बेच रहा है, हर व्यक्ति अपना फ़ायदा देख रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, वीडियो बनाओ, एंड में कोर्स का प्रमोशन कर दो। बच्चा डिप्रेस हुआ, अब कोर्स खरीद लेगा, क्योंकि उसकी होप आएगी कि भैया ने बोला है तो कोर्स में बताएंगे तो मेरी जॉब लग जाएगी। इंडिया के अंदर कोर्सेस नहीं बिकते, इंडिया के अंदर ड्रीम्स बेची जाती है, मिडिल क्लास फैमिली की, टियर 3 स्टूडेंट्स की। एक मेरे को ऐसी कोई भी कोर्स बता देना जिस कोर्स के अंदर 5,000 10,000 बच्चे थे, और उनमें से ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 बच्चे काम कर रहे हैं, उनकी जॉब लग गई, 2,500-3,000 बच्चों की जॉब लग गई, यानी 70% भी रिजल्ट किसी बैच ने दिया हो तो नहीं होता है। तो इतनी सब कहानियाँ हैं भाई, इतनी समझ जाओगे तो हमेशा खुश रहोगे, एंड अपने मेंटल स्टेज को मेंटेन रखो।
रियलिटी जानने की कोशिश करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से बात करो जो तुम्हें सही चीज़ें बताएंगे। और ये सब चीज़ें तुम्हें पता रहेगी ना, तो तुम्हें मार्केट की रियल स्ट्रेटजी, रियल नॉलेज रहेगा कि लाइफ में हमको करना क्या है, लाइफ में हमको पता क्या होनी चाहिए, और कभी भी आप डाइवर्ट नहीं होगे। दिस इज़ द ऑल अबाउट रिसेशन। इसके बाद गलती से मत पूछ लेना भैया रिसेशन कब जाएगा, आएगा, क्या होता है। रिसेशन हमेशा रहता है। अपने आप को अपस्किल करो, अपॉर्चुनिटी कोई भी मत छोड़ो, हर जगह अप्लाई करते रहो। रिजेक्शन आ रहा है तो जो कहानी बताई है उसका मतलब वही है। अगर तुमसे सवाल नहीं बन रहे हैं, तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो अपने आप को अपस्किल करो, ये चीज़ें सीखते रहो। यही सब चीज़ें हैं रिसेशन के बारे में। इतनी ही रिसेशन होती है, बट यही चीज़ों को लोग बड़ी बड़ी बता के धंधा करते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, और तुम्हारा चूतिया हर बार काटा जाता है। तुम 10-10 कोर्स खरीद लेते हो और घंटा पढ़ते एक से भी नहीं हो। तो ये सब बातें समझो, अवेयर रहो, पेरेंट्स की हार्ड मनी को इधर उधर मत लगाओ, मेहनत करो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी चीज़ें अपने आप वक्त के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ चली जाएगी। तुम्हारी प्लेसमेंट सक्सेस तुम्हारे हार्ड वर्क, तुम्हारे पेरेंट्स के आशीर्वाद, भगवान की दुआ, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे साथ में चाहने वाले लोगों की मोटिवेटिंग थॉट्स, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके सक्सेस पे। सिर्फ स्किल से नहीं होता है, स्किल से होना रहता तो हर कोई कर लेता है, ऐसा नहीं होता है। तो अपने राइट टाइम का इंतजार करो, आप स्किल करो। बोलना बहुत ईजी है, पर मैं वो ऐसा व्यक्ति हूँ जो इतनी हार्ड टाइम से निकल के आया कि मैं अपने वर्ड्स के मतलब